देता था उसमें टिक मार देता था, जैसे ये हो गया है, एक बार इसका रिवीजन बाकी है, इसका ये एक बार रिवीजन हुआ है तो फिर दोबारा बाकी है, या इस पर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने नहीं किया है तो वो बाकी है। और उससे रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स या डेटा चार्ट पॉसिबल हो सकते हैं वो नोट्स में वो मैंने बनाए थे। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं 65th BPSC में रैंक 61 हासिल करने वाले रजनीश कुमार झा जी। रजनीश जी का ये सेकेंड अटेम्प्ट था और अभी इस समय वो DMRC में कार्यरत हैं एज असिस्टेंट मैनेजर। और हमें बहुत खुशी है कि रजनीश जी आज अब हमारे साथ हैं, अपनी 65th BPSC की जो स्ट्रैटेजी है उसको शेयर करेंगे। स्वागत है रजनीश जी आपका स्टडी IQ पे और आपको ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू मैम एंड थैंक यू टीम दिस स्टडी IQ। रजनीश जी, जैसे कि सभी को मैंने बताया कि अभी आप DMRC में कार्यरत हैं एज असिस्टेंट मैनेजर और साथ ही साथ आप BPSC की भी तैयारी कर रहे थे और इस बार सफल भी रहे। मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे रुझान आया सिविल सर्विसेज के लिए? एक्चुअल मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ उसमें इस तरह के जॉब्स की चर्चाएं बहुत होती है, तो प्लान तो था पहले से ही कि आफ्टर ग्रेजुएशन इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी करनी है। बट एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए जॉब सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उस स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरा प्लान था कि मैं एक पहले जॉब में चला जाता हूँ, फैमिली सपोर्ट के लिए सही रहेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और उसके बाद फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। तो मैंने बस वही किया। रजनीश जी, ये तो आपने बताया कि दिल्ली मेट्रो की जॉब एक स्टेबल करियर के लिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक स्टेबल करियर के लिए जाते हैं। आप बहुत सारे उन लोगों की इंस्पिरेशन है जो एक वर्किंग प्रोफेशनल है और दिल्ली मेट्रो में आप काम करते थे और बहुत सारा वर्कलोड भी होता है, उसके साथ साथ BPSC जैसी प्रिपरेशन जो कि पूरा इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ योर डेडिकेशन। किस तरीके से आप मैनेज करते थे अपने समय को? मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब रेस्ट के डेज में, यानी मेरा शिफ्ट जॉब था पहले और अभी मैं जनरल शिफ्ट में हूँ, तो रेस्ट के डेज जो होते हैं उसमें टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उसमें प्रिपरेशन किया जा सकता है अच्छे से। और सारे स्टेज की अलग अलग प्रिपरेशन करने से ज्यादा सही रहता है। अगर समय कम है, जिसके पास समय है वो सारे स्टेज की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स और मेंस की। पर मेरे पास टाइम कम था तो मुझे अलग अलग, जैसे प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आ गया और मुझे पता चला कि मैं क्वालिफाइड हूँ, तो फिर मैंने उसके बाद फिर अपने मेंस की स्पीड अप किया और ये मेरी। रजनीश जी, आपका सेकंड अटेम्प्ट था। मैं चाहती हूँ पहले आप हमें बताएं कि जो 64th BPSC आपने लिखा था उससे आपने क्या गलतियां सीखी और 65th BPSC की जो स्ट्रैटेजी है वैसे ही चॉकआउट की। मैंने तो पहले तो ये मतलब मैंने जो सीखा उसमें ये था कि प्रीलिम्स को मैंने बहुत लाइटली लिया था 64th का, जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। और करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स जो सेक्शन होते हैं प्रीलिम्स में, वो मैंने बहुत अच्छे से नहीं मैं कर पाया था। बाकी सेक्शन तो ठीक थे, पर करंट अफेयर में जैसे 30 क्वेश्चन थे उसमें मेरे 15-16 ही सही हुए थे। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि अगर किसी का 25-27 तक सही हो रहा है और आप 15-16 पर रह रहे हैं, तो ये 10 नंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है प्रीलिम्स के लिहाज से। तो फिर मैंने उस पर फोकस किया, इकोनॉमिक सेक्शन पर फोकस किया, तो दैट मेड अ डिफरेंस। आपने अलग अलग सेक्शंस को समझा कि कहाँ आप लैग कर जा रहे हैं और एस्पिरेंट्स को, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स। अब मैं चाहती हूँ जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई प्रीलिम्स और मेंस की, उसको किस तरीके से जो एस्पिरेंट हैं, पहली बार इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं या दूसरी तीसरी बार उनका अटेम्प्ट है, उनको आपके जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ आप अपनी जर्नी से साथ शेयर करिए जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई थी। जहां तक प्रीलिम्स का सवाल है तो उसमें टोटल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर, बिहार स्पेसिफिक, ये टोटल 7 सेक्शन होते हैं। तो सब में अलग अलग मोर और लेस हर ईयर में सेम ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसको अगर डिवाइड कर ले सारे सेक्शन में और उसके लिए अलग अलग प्रिपरेशन करें, मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स का सवाल, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें 12 to 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ठीक है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट और थोड़ा बहुत इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे से रहता है। तो अगर उस पर फोकस किया जाए, और वो होता यह है कि जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा पूछ दिया जाता है बीपीएससी में, तो ये इस पर फोकस किया जाना चाहिए। और हिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि 35 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं हिस्ट्री से, हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर। हिस्ट्री वैसे लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं हिस्ट्री के, कभी कभार टफ पूछ दिए जाते हैं 2-4 क्वेश्चन, अदरवाइज वो इजी होते हैं, तो वो आसानी से कवर किया जा सकता है, जो स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफर करते हैं सब लोग। और साइंस भी मोर और लेस इजी रहते हैं, मेरा साइंस बैकग्राउंड है इसलिए मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, और जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उसके लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी पड़ सकती है उसे प्रीलिम्स के लिए। तो और करंट अफेयर का जहां तक सवाल है, तो 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर, ये इस पर फोकस करना पड़ता है। और ज्योग्राफी की अगर बात की जाए, तो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो मुझे बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा, पर यस, ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में भी। तो these kind of study can be applied. रजनीश जी, आपने हर अलग अलग सब्जेक्ट्स का कैसे वेटेज है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम टू डिफिकल्टी लेवल, आपने वो जी सभी मैम। समझाया। अब मैं मेंस पे आना चाहती हूँ स्पेसिफिकली, और जो GS1 और GS2 का पेपर है उसके बारे में जी मैम। किन खास बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक्चुअल मेन गेम चेंजर तो मेंस ही रहता है। यस यस। GS1 में अगर बात की जाए, तो स्टैट से 72 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 300। तो वो एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 72 आउट ऑफ 72 कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर वो प्रॉपर तरीके से बनाए और सही क्वेश्चन आंसर लिखें। तो वो उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो मैंने की थी। हालांकि 65 में दो मतलब 12 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे थे जो पूरी तरह से सही नहीं बना पाया मैं। वो क्वेश्चन ही ऐसा था कुछ, जो जिन लोगों ने मेंस दिया वो लोग जानते होंगे। और बाकी अगर करंट अफेयर की बात की जाए, उसमें 3 सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और स्टैट। तो हिस्ट्री में सारे क्वेश्चन मोर और लेस प्रेडिक्टेबल होते हैं, आसानी से कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है जो प्रिपरेशन में है। और अभी हालांकि 64 से थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज हो रहा है, और जो पुराने पूछे हुए क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसमें मार्क्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जो नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो अगर पॉसिबल हो किसी स्टूडेंट के लिए कि वो थोड़ा डायनामिक या नए टाइप के क्वेश्चन हिस्ट्री सेक्शन में GS1 में फोकस करें, तो उस पर उसको सोल्व करें, तो बहुत ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और अगर करंट अफेयर की बात की जाए, तो जो बहुत ही फेमस टॉपिक्स है, जैसे मेरे में 65th मेंस में पूछा गया था कोविड-19 के सोशियो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, और मिशन शक्ति, और अमेजन और ऑस्ट्रेलियन रूस फायर्स। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड थे, लेकिन 38 मार्कर में आप हाईलाइटेड क्वेश्चन और अराउंड 500 to 600 वर्ड्स में लिखना और उसे प्रॉपर अरेंज करना, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आप बिना प्रैक्टिस के या बिल्कुल पढ़ के, सिर्फ पढ़ के, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एग्जाम हॉल में अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है, और आपको डायग्राम्स भी बनाने पड़ते हैं, अगर पॉसिबल हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स अगर लेने हैं, तो ये सब कुछ किया जा सकता है GS1 में। और GS2 की जहां तक बात करें, तो उसमें 3 सेक्शंस हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन थे। तो वो उसके लिए जो करंट अफेयर में इशू चल रहे हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड इशू, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, उस पर फोकस करना पड़ता है। मैंने उस पर फोकस किया था। जैसे ई गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछा गया था, पार्लियामेंट के सॉवरेनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब कुछ डायनामिक नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। और अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए, तो वो GS2 में सबसे स्कोरिंग सेक्शन होता है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें। तो उसके लिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इशूज हैं, जैसे पॉवर्टी, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 65 में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन की, इंडियन एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ट्रेंड क्या है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो ये इस तरह के टॉपिक्स की लिस्ट मैंने बना रखी थी।
पूरे जितने जो भी सब्जेक्ट्स हैं और जिसके टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं या अभी तो पूछे गए, उसकी लिस्ट मैंने बना रखी थी और उसके लिए छोटे छोटे नोट्स बनाए थे। और जो लिस्ट पूरा मतलब जिस टॉपिक को मैं पूरा पढ़ लेता था उसमें टिक मार देता था। जैसे ये हो गया है, एक बार इसका रिवीजन बाकी है, इसका ये एक बार रिवीजन हुआ है तो फिर दोबारा बाकी है, या इस पर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने नहीं किया है तो वो बाकी है। और उससे रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स या डेटा चार्ट पॉसिबल हो सकते हैं वो नोट्स में मैंने बनाए थे। तो हो सकता है वो आंसर राइटिंग में एक अच्छा एज देता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो जो अप्लाइड क्वेश्चंस हैं जैसे स्पेस साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, या जो भी इधर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन पूछा गया था मेरा बिहार में फ्लड से रिलेटेड, या मेक इन इंडिया से रिलेटेड कि उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा, तो ये इन सारे टॉपिक्स पर एक नोट्स बनाना जरूरी होता है, क्योंकि लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो वो डेविएट नहीं होने देता है अगर टॉपिक लिस्ट और नोट्स अगर बना दिए जाए। रजनीश जी, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली और डिटेल में बताया कैसे टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है, आप एक लिस्ट बना सकते हैं। अभी आपने मेंशन किया कि जो 38 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको डेटा तो पता होता है, लेकिन आप जब उसमें वहां पे प्रेजेंट करते हैं तो जो अक्यूमुलेशन है, असिमुलेशन है, इकट्ठा करना उस डेटा को और क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिखना, वो काफी ट्रिकी हो जाता है। तो किस तरीके से समय के साथ एक स्टूडेंट में वो डेवलप हो सकती है अंडरस्टैंडिंग की 38 मार्कर्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है? ये सबसे पहले तो इसमें जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे एक बार पढ़ लें जो टॉपिक्स हैं। मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मान लीजिए पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई स्टिल पॉवर्टी इज एग्जिस्ट इन इंडिया इवन आफ्टर मल्टीपल लेवल ऑफ एफर्ट्स। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें एक पॉवर्टी तो सबको पता है कि इंडिया में है इतना परसेंट है, ये डेटा है तेंदुलकर कमेटी का डेटा 2009 या 13 का जो भी है उसके हिसाब से इतने परसेंट पॉवर्टी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। और ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो पॉवर्टी एलिविएशन के लिए लाए जा रहे हैं या लाए गए, ठीक है। पर उसे अगर अरेंज करना हो तो पहले इंट्रोडक्शन देना होता है कि पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या है इंडिया में, उसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है इंडिया में, जैसे कैलोरी बेसिस पर किया गया है वर्ल्ड बैंक के लिए $1.9 पर डे, जिसकी इनकम उससे कम है उसको पॉवर्टी लाइन में रखा गया है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन में इस तरह के डेटा बेस्ड चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप आंसर को एक्सप्लेन करते हैं कि जो बॉडी है कि इंडिया में पॉवर्टी क्यों है, गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स लाए गए हैं और उस एफर्ट्स के बावजूद क्यों है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और उसके बाद आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो वो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते, मेंस में आप कोई शॉर्टकट अपना नहीं सकते। मेंस में आप कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकते और मेंस ही आपका गेम चेंजर है। इसलिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी, और रजनीश जी ने अपने जो भी प्रिपरेशन है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्टिंग, वो भी प्रिपरेशन अपनी जर्नी से आप सभी के साथ शेयर कर दी। मुझे लगता है बहुत ही काम आएगी आप सभी के। रजनीश जी, किस तरीके से स्टडी IQ आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी IQ की जहां तक बात की जाए वो करंट अफेयर प्रोग्राम प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि DPSC में अगर करंट अफेयर के वेटेज की बात की जाए तो अराउंड 20% है और उसमें स्टडी IQ का करंट अफेयर प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने डॉक्टर गौरव गर्ग सर का डेली करंट अफेयर प्रोग्राम 2020 में परचेज किया था और प्रीलिम्स के लिए इस प्रोग्राम से मुझे बहुत हेल्प मिला। जिस तरह से गौरव सर एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन अगर है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो एक ही जगह वो एक्सप्लेन कर देते हैं, इससे रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलती है और सारी चीजें याद आ जाती है। तो ये पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है और दिस हेल्प्स अ लॉट। रजनीश जी, वी आर वेरी हैप्पी कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके और आप इतने फ्लाइंग कलर्स के साथ आपने 65th BPSC की फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन, और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपकी अच्छी सेहत की हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।